नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम जो साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण PYQ करते हैं, जो भी हाल फिलहाल राजस्थान के रीट L1 के एग्जाम में पूछे गए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब उन प्रश्न के आधार पर हम थोड़ा सा अभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला प्रश्न लेकर के आए हम, उसने कहा एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में और 3/5वां भाग पानी में है और तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई बताओ। हम मान लेते हैं खंबे की लंबाई हमारे पास है 1, जिसमें से 3/10 भाग क्या है, कीचड़ में है भाई, और 3/5 भाग क्या है, पानी में। जब अगर मैं पूरे भाग में से कीचड़ और पानी का निकाल दूंगा तो मेरे पास शेष भाग आ जाएगा, जो कि कितना है, 2 मीटर है। अब उसने पूछा है कि खंबे की लंबाई बताओ। इसका मतलब जब हमने खंबे की लंबाई 1 मानी थी, उसकी वैल्यू ही निकालनी है। जब हम इसको अंदर से सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो हमने 10 लघुत्तम लिया है और हमारा मान आ गया 3 + में 6, 9 हो गया। तो 1 में से आप जब घटाओगे 9/10, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1/10 2 के बराबर आ जाएगा, और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यही आपका सही आंसर रहेगा। तो हमें करना क्या था कि जो भाग कीचड़ में है और जो भाग पानी में है उसको हम 1 में से घटा देंगे, और वो क्या आएगा, 2 मीटर के बराबर आएगा। और समीकरण को सोल्व करने पर 1 का मान क्या आ गया, 20 आ गया। आसान सा सवाल था। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम क्यों न PYQ करते हुए चले, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिले। अभी एक बार के लिए आप तैयारी स्टार्ट कीजिए इन क्वेश्चन के साथ में, फिर थोड़ा लेवल हाई क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ये भिन्न चैप्टर से पूछा गया सवाल कहता है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो साथियों, ऊपर भिन्न में रहता है अंश और नीचे रहता है हर। एक बात ध्यान रखिए कि अगर उचित भिन्न है, उचित भिन्न में क्या होगा, सदैव ही अंश छोटा होगा हर से छोटा होगा। अगर ये कंडीशन हो और दोनों जो भिन्न दी गई है उनके बीच के अंतर, अंश और हर के बीच के अंतर कितना है, देखिए 2 का। ऐसे ही 15 और 17 के बीच का अंतर कितना है, 2 का। प्रत्येक के बीच का अगर अंतर समान रहता है तो सदैव ध्यान रखिए जो अंक बड़े हैं वह भिन्न बड़ी होती है। सदैव ध्यान रखिए, आसानी से किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक के बीच का अंतर हमने देखा तो कितना है, 2 है। और उचित भिन्न है, और उचित भिन्न में जब अंतर समान हो तो याद रखिए जो अंक बड़ा दिखता है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो आपका आंसर हो जाता है 19/21। ये L1 में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अगर फिर भी किसी साथी को नहीं आता है तो फिर भाग विधि तो है, बट वहाँ पर आपको टाइम लगेगा। टाइम बचाने का तरीका होता है कि कुछ चीज़ों को हम समझते हुए चले। तो भिन्न में क्या ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ। जब भी अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो सदैव क्या होगा, बड़ी संख्या बड़ी भिन्न होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी भिन्न। प्रत्येक के देखिए हमारे सवाल में अंतर क्या रहा था, 2-2 का रहा। तो बड़े अंक या बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, बड़े अंकों वाली हमें दिख रही है 19 और 21, 19/21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल गया। चलिए, अब लाभ हानि पर क्वेश्चन पूछा गया, और लाभ हानि हमेशा ध्यान रखिए, लाभ हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। और जब तक ना कहे, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि विक्रय मूल्य पर काउंट करने पर, अगर ये नहीं है शर्त तो सदैव ही लाभ हानि का प्रतिशत सदैव निकलता है क्रय मूल्य के ऊपर। अब देखिए, 1260 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हो और आप उसको 197 रुपये में बेच देते हो, ये आपका क्रय मूल्य रहा और ये विक्रय मूल्य रहा। तो सदैव ही कोई भी चीज़ खरीद करके अगर आप कम रुपए में बेच रहे हो तो आपको हानि होती है। वह हानि निकालनी थी, हमने निकाला, तो हमें सोल्व करने पर पता चला कि हानि आई है 63 रुपये की। अब हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सदैव याद रखिए हानि और सदैव क्रय मूल्य पर निकलती है। क्रय मूल्य आपका 1260 रुपये, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, सदैव ही प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। सोल्व करने पर हमारा मान आता है 5%। तो क्या हुआ, इसमें सौदे में 5% की हानि हुई। तो हमेशा ध्यान रखना है, लाभ हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है।
नेक्स्ट सवाल है, ये स्कूल व्याख्याता की तैयारी करे साथियों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और रेलवे में भी काफ़ी बार इन पर सवाल आ जाते हैं, आवर्ती भिन्न के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था कि P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 1.27 पर बार दे दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 0.27 पर बार। अगर दशमलव के बाद में सभी संख्याओं पर बार होती है तो आप उस दशमलव को हटा दीजिए और बार हटा दीजिए, उतने ही बट्टे में क्या लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा मान आता है 1 प्लस में 9 के पाड़े से काट देते हैं 3 बार और 9 के पाड़े से 11 बार, तो 3/11, जो कि सॉल्यूशन क्या रहता है हमारे पास, 1 से ही 3/11। अगर इस फॉर्म में उत्तर है तो ठीक है, वरना साधारण भिन्न में सोल्व कीजिए। 11 एकम 11 और 3 ऊपर जुड़ जाएगा तो 14, तो 14/11 आपका सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। क्या ध्यान रखना है, आवर्ती भिन्न में सदैव ही अगर दशमलव के बाद में सभी संख्याओं पर बार है, जितनी भी संख्याएं हैं, तो आपको दशमलव हटा देना है और उतने ही नोके लगा देने हैं। देखो 2 पर बार है तो 2 नोके लगाएंगे, अगर 3 संख्याओं पर बार है तो 3 नोके लगाएंगे। बस दशमलव के बाद में सभी संख्याओं पर बार है तो ये नहीं चलेगा। आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। जो साथी पुराने वीडियो देख सकते हैं तो वहाँ पर भी हमने इन पर चर्चा कर रखी है, तो अभी इस सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल था 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। सदैव ध्यान रखिए, सम संख्या बोले, विषम संख्या बोले या क्रमागत प्राकृत संख्या बोले तो औसत क्या होता है, औसत होता है बीच की राशि। देखिए ये 4 संख्याएं थी, 1 2 3 और 4, औसत होता है बीच का। तो आप देखो इन 4 में हमने क्या इधर से 2 छोड़ दिए और इधर से 2 छोड़ दिए, तो बीच में कोई आएगी। यहाँ पर तो 4 ही संख्याएं थी, तो बीच में जो संख्या आएगी वो सदैव क्या होती है, सम के लिए आती है विषम, और विषम के लिए आती है सम। तो यहाँ पर 23 आ गई, 23 से आगे वाली सम संख्या बताइए 24, 24 के बाद में 26, और यहाँ पर क्या रहेगी 22 और 20। सीधा निकालने का तरीका रहता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें सवाल में दिख गई, कौन सी निकली है, 26। ये आपका सीधे ही टिक करने का, जल्दी करने का सवाल का तरीका रहता है। और वरना हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्रमागत क्या होती है, पहली होती है x, अगली होती है x प्लस में 2, बीच का अंतर 2 का रहेगा, अगली रहेगी x प्लस 4 और फिर अगली x प्लस 6। और जिनका औसत दे रखा है तो हम जानते हैं योग क्या होता है, औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत था 23 और राशियों की संख्या है 4। हमारा मान आया 4 3 12, 8 और 1 9, ठीक है। तो 92। अब हमारे पास आ गया 4x बराबर में 6 और 4 10 और 2 12 उधर जाएंगे, घट जाएगा, ठीक है। हमारे पास x का मान आ गया 80/4 और जो कि कितना आया 20। अब उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए x प्लस में 6, तो 20 प्लस 6 आपका क्या हो जाता है 26। ये कॉन्सेप्ट से होता है सवाल करने का तरीका। हमें सम और विषम के बीच में सदैव 2 का अंतर होता है, इसलिए x पहला संख्या लिए तो अगली x प्लस 2 लेंगे, फिर उससे 2 ज़्यादा और फिर उससे 2 ज़्यादा, और इनका योग क्या हो गया, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो 23 गुणा में 4, टोटल क्या हो गया इनका 92 हो गया। फिर हमने टोटल जो 4 और 6 10 और 2 12 जो टोटल हुआ वो इधर ला करके घटा दिया है, तो 92 में से 12 जाने पर 80 रहा, और 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा भाग में आ गया, जिससे x का मान 20 आ गया। बड़ी संख्या पूछी थी जो कि x प्लस 6 है, जिसका मान आ गया 20 प्लस 6 26। देखते हैं अब अगला सवाल। तो इसका आंसर 26 हो गया है, और शॉर्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल इम्पोर्टेंट रखिए, मैं काफ़ी बार ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ और ऑनलाइन भी आप पुराने वीडियो देख सकते हो, इसमें इस टाइप के सवाल कराए हुए हैं। महत्वपूर्ण सवाल रहता है, इसको सोल्व करने का तरीका, आप जब भी लगे कि आपसे लघुत्तम लेने वाली संख्याएं नहीं है, जैसे 56 42 30 और 20, इनका अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम बहुत बड़ा आता है, और जब भी ऐसे एलसीएम लेने मुश्किल हो तो पक्का मैथ का यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो याद रखिए ये रहेगा, जैसे में 4 गुणा में 5 क्रमागत संख्याएं होंगी, या 2 अंतर होगा या 3 अंतर होगा, प्रत्येक के बीच में अंतर समान होगा। कैसे, जैसे में यहाँ पर देखिए 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है 1। अब आगे वाला 1/30 को जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, 5 गुणा में 6, क्या है अंतर 1 का, प्रत्येक में अंतर समान मिलेगा, और ये संख्याएं लिखी जाएगी आपकी 6 गुणा में 7, और यहाँ पर लिखा गया है आपका 7 गुणा में 8। अगर ऐसा जब भी हो तो हमेशा इसके लिए ध्यान रखिए, इसका सूत्र रहता है 1 बट्टा में अंतर,
पहला पद माइनस अंतिम पद रहता है, अंतिम पद, यही इस सवाल के आंसर रहते हैं। अंतर 4 और 5, 5, 6 प्रत्येक के लिए अंतर क्या है इस सवाल में, 1 का है, तो 1/1। अब पहला पद कौन सा होगा, देखिए ये वाला 1/4 आपका पहला पद होगा। अंतिम पद देखिए क्या है, 1/8 है, माइनस में 1/8। लघुत्तम लिया गया है 8, 4 का 2 बार भाग जाता है, 2 माइनस का 1/8, और 1/8 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 0.125, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में है। तो यही आपका आंसर रहेगा 0.125। करना क्या है, जब भी आपको लगे मुश्किल है लघुत्तम लेना, तो पक्का यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, 1 अंतर पहला पद माइनस अंतिम पद। तो हमारे पास अंतर क्या था, 4 और 5 के बीच में जो नीचे एलसीएम की संख्याएं चल रही है उनके बीच का अंतर कितना है, 1 का है, तो और पहला पद 1/4 और अंतिम पद क्या है, 1/8 है, तो सोल्व किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका अगर आप लोग साथियों करना चाहो तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ते हुए चलिए। कैसे, हमारे पास ये 1 और 1 2, 3 और 1 4, ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया, 4 हो गया, और यहाँ से पहला पद लेना है, पहला पद क्या है 4, नीचे वालों में लेनी है पहली संख्या, और फिर लेनी है अंतिम संख्या जो कि है 8, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारा मान आया 1/8, जिसका मान ही होता है 0.125। ये दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तो इससे आपका आंसर सही रहेगा। तो ज़रूर नोट करना, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, आगे भी एग्जाम के लिए ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो साथी पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये हम पुराने वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। जो साथी अभी जुड़े हैं तो पुराने जो आपको प्ले लिस्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे पर्सन, उनको वीडियो को देखिए और अपने नोट्स अभी से तैयार कर लीजिए, काफ़ी टाइम है, अच्छे से यहाँ पर आपको तैयारी मिल जाएगी। और जो साथी नोर क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बता देता हूं मैं आपको कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, और आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्लासेस लगा के देखिए, पक्का आपको सुधार मिलेगा और आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। और जो साथी रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी नई बैच स्टार्ट है, तो आप ज़रूर संपर्क करें। और जो साथी मेरे तक नहीं पहुंच सकते तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके ज़रूर रिप्लाई किए जाएंगे, अपने सुझाव दे सकते हो कि किन पर वीडियो बनाएं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और आप कभी भी चाहें तब आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मिलिए, बैठ करके आगे की जो भी आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम कोशिश रहेगी कि आपको सुनिश्चित करें कि कैसे सरकारी नौकरी जल्द से जल्द हम लोग लगे हुए। ठीक है, चलिए एक सवाल आया था L1 में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अपने एडवांस मैथ नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने कराना इसलिए उचित समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत था और इसका बोनस अंक मिला है। रियल में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यही था कि यदि एक प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए, है ना, ये कम कर दी जाए नहीं होता है, 1/3 कर दी जाए, कम हट नहीं रहेगा। अब ये सवाल सही है बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से, इसलिए इसका बोनस मिला है सभी को। तो सही सवाल को करते हुए अपने करते हैं कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए, जैसे हम पहले भुजा 1 थी तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1 गुणा 1 भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब प्रत्येक भुजा को क्या किया गया, 1/3, 1 का 1/3 क्या होता है 1/3, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी 1/3, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुणा भुजा, 1/3 3 गुणा 3 9, ये आंसर होगा सही। कब होगा ये क्वेश्चन, जब हम कम काट देंगे। तो रियल क्वेश्चन यही था, पीछे एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था और इनसे उठाते वक्त शायद ये गलत लिख दिया गया जिस वजह से इसका बोनस मिला है, या इनमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है लाभ हानि से लेकर के आए। देखो एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचा है तो क्या हुआ 10% की हानि, इसका मतलब 100 रुपये वाली चीज हमने कितने में बेच दी 90 में, तो 1080 हमारा क्या है विक्रय मूल्य। इसकी तुलना करते हैं तो किससे होगी 90 से, क्योंकि 10% की यानी 100 वाली चीज कितने में बेची 90 में, तो 90 भी विक्रय मूल्य है और 1080 भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों की तुलना कर ली। अब लाभ चाहिए 10% लाभ चाहिए, तो 100 वाली चीज कितने में बेचेंगे 110 रुपये में, तो यही ज्ञात करना था हमें। और हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा मान आता है 0
12 गुणा में 11 कितना होता है हमारा 1332। तो 1320 रुपये आपका आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन डी में रहता है। करने का तरीका क्या होता है, दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना फॉर्मूला रहता है, जिस पर अंकगणित के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। दिया हुआ था हमें 1080 रुपये, संबंधित मान 1080 रुपये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य लेंगे 10% हानि, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, हानि कहे तो घटा देते हैं 100 में से और लाभ कहे तो जोड़ देते हैं, तो 90। अब जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, 10% लाभ, इसका मतलब 100 वाली चीज कितने में, लाभ बोले तो जोड़ दो, कितने में 110, बस इसको ही निकालना था। हमने सोल्व किया, हमारा मान था जो कि 9 का पढ़ा गया है 12 निम्मा 108। अब 12 गुणा में 110 जब गुणा करते हैं तो 1320। फॉर्मूला क्या रहेगा, दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना। चलिए नेक्स्ट सवाल, इजी सा सवाल पूछा गया कि 4 दर्जन पेन का मूल्य क्या है, 120 रुपये है, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, जिसमें पूछा जाए उसको आप लेफ्ट साइड में लिखिए। 35 रुपये में पूछा है तो सारी कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में रुपए की कीजिए। 120 रुपये, लेफ्ट साइड में 120 रुपये आ गए। कितने पेन खरीदे गए, 4 दर्जन, तो 1 दर्जन में हमें पता है कि 12 पेन होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 दर्जन में कितने 12 पीस होते हैं, तो हमारे क्या हो गए 4 दर्जन में 4 गुणा में 12, तो 1 रुपये में कितने खरीदे गए, हमारे पास जो 120 है इसके बट्टे में आ जाएगा। हमें खरीदने कितने रुपए में है, 35 रुपये में खरीदने। जब 1 की वैल्यू पता हो तो हम 35 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू के साथ गुणा कर देना है, तो 4 बट्टे में 12 बट्टे में 120, 4 गुणा में 12 बट्टे में 120 और गुणा में क्या निकाल दिया है 35। 12 से काट दिया है 10 बार, ऐसे ही 5 से काट दिया 2 बार, ये 7 बार। यहाँ पर काट सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मान आता है 14, जो कि ऑप्शन डी में। करना क्या है, सदैव याद रखिए, जो पूछता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, उसकी सारी कैलकुलेशन। रुपए में पूछा है 35 रुपये में, तो हमें रुपए लेफ्ट साइड में लेकर के चलिए। सबसे पहले दिया हुआ था देखिए 120 रुपये, कितने दर्जन पेन, 4 दर्जन, तो 4 दर्जन में कितने होते हैं 12 पेन होते हैं, तो 4 गुणा में 12। 1 रुपये में तो 120 इसके क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 4 गुणा में 12 बट्टे में 120। और 35 रुपये का निकालना है, जब 1 की वैल्यू पता हो तो हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, हमारा मान आ गया 14। ठीक है साथियों, चलिए अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लें और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब का बोलिए जी। ठीक है, चलिए अब सवाल था कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। ये मैंने क्लास में भी बोला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बोला है, आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। L1 वाले स्टूडेंट जो भी वापस से इसका शायद देख रहे हो सॉल्यूशन, तो कि मैंने बकायदा कहा था कि आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हाथ से लिखिए, आपको बीच में से पूछेगा अभाज्य संख्याएं निकालनी। और इसने इसी सवाल में देखो क्या कहा है, 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो 60 के बाद में पहली संख्या कितनी आती है आपकी, 61 आ जाती है। उसके बाद में आती है 67, फिर आती है आपके पास में 71, फिर है 73 और अंत में आ गई आपकी 79। ये आपकी संख्याएं हैं जो 60 से 80 के बीच में होती है। इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास देखिए 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 1 21, 2 अंसिल रही, 6 6 12, 12 और 21 कितने हो गए अपने पास में 33, 33 और 2 कितने हो गए 35, तो टोटल आ गया 351, जो कि ऑप्शन बी में है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, हमें अभी भी बोलता हूं जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करेंगे कर्मचारी की, उनको मैं बोल देता हूं 1 से 100 के मध्य जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब लिख करके प्रैक्टिस में रखनी है। आपको सीधे नहीं पूछेगा 1 से 100 के बीच में, पुराने हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। सबको पता है 25 अभाज्य संख्याएं होती है, वो बीच में से उठाएगा, या तो उनका योग पूछ लेगा, या उनका औसत पूछ लेगा, या उनके वर्ग का औसत पूछ लेगा। तो थोड़ा देख करके हमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 61, फिर 67 रहेगी, फिर 71, 73 और 79। जब इनका टोटल करते हो तो हमारे पास आता है 351, जो कि ऑप्शन बी में रहता है।
तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला सवाल है परम मित्र का। अच्छा सवाल था, वैदिक मैथ्स से पूछा हुआ सवाल कि 5 का परम मित्र अंक। ध्यान रखिए परम मित्र क्या होता है, जिन अंकों का टोटल क्या हो 10 होता हो वो परम मित्र होते हैं। परम मित्र में क्या होना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए टोटल। जैसे मैं कहूं कोई अंक है 2 और इसका परम मित्र बताइए, तो परम मित्र क्या जोड़ूं कि 2 10 बन जाए, तो इसका परम मित्र कौन होगा, 8 होगा। ऐसे ही 5 था तो 5 का परम मित्र क्या होगा, क्या जोड़ा जाएगी, 10 हो जाएगी 5। तो ये आसान सा सवाल, ये L2 में पूछा गया था। परम मित्र जो कि वैदिक मैथ में देखने को मिलता है, ये टॉपिक ही परम मित्र क्या होते हैं। तो परम मित्र क्या है, जिन अंकों का टोटल 10 हो जाए वो परम मित्र होते हैं आपस में। 2 का 8, 1 का 9, 3 का 7, ऐसे ही 4 का 6 होता है। और 5 का परम मित्र कौन हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5 + 5 10। चलिए अगला सवाल साधारण ब्याज से चलते हैं। उसने हम मान लेते हैं, माना साधारण ब्याज का पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बट्टा में 100। कॉन्सेप्ट से करिए, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, बड़ा फास्ट सवाल हो जाता है। उसने कहा है 10%, इसका मतलब दर दे दी उसने, ठीक है। दर कितनी दे दी, 10%। समय उसने पूछा है T मान लेते हैं, बट्टे में 100 रहता ही है। और उसने क्या कहा, दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखो धन क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है। जब भी धन 3 गुना होता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। खुद सोचो 100 रुपये अगर मूलधन था तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया, 300। तो हमें ब्याज कितना मिला है 100 पर, 200 रुपये का ब्याज। मूलधन हमने कितना माना है, 100 माना है। बस इतना कैलकुलेशन करना था और आपका आंसर आ जाएगा। T बराबर में क्या आ गया, 20 वर्ष। सीधे के सीधा आराम से सोल्व कीजिए सवालों को, शॉर्ट ट्रिकों पर मत जाइए। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे किसी सवाल में नहीं लगा पाए तो आपसे अच्छा खासा जो स्कोर होना था उससे आप पीछे चले जाओगे। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, आराम से आसानी से वैल्यू रखिए। प्रैक्टिस से यही कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 सेकंड में सोल्व हो जाता है सवाल। बस ये ध्यान रखना है, अगर धन 3 गुना हुआ है तो ध्यान रखिए धन क्या बनता है, मिश्र धन। अगर के ब्याज 3 गुना हुआ है तो मूलधन 100, ब्याज 3 गुना कितना हो गया, 300। इस केस में उसने ब्याज नहीं बोला, उसने मिश्र धन 300 हुआ है। इस केस में देखो 100 रुपये वाली चीज़ कितने की होगी, 300 की होगी। इसका मतलब 200 रुपये उसने क्या किया, ब्याज लिया। 100 रुपये 300 हो गए, इसका मतलब 200 रुपये क्या मिल गया, हमें ब्याज मिल गया। तो ब्याज का फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए और हमारा समय आ जाएगा कितना, 20 वर्ष। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पुराने वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर भी लिख लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सदैव याद रखिए 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और ये चलती रहती है। और अगर इसमें मैं शून्य जोड़ दूं तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये भी अच्छा सवाल रहता है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या है, 1 है, तो 1 की घन का मतलब होता है क्यूब। फिर करेंगे 2 की क्यूब, फिर करना है हमें 3 की क्यूब और 4 की क्यूब और 5 की क्यूब। इन 5 घन संख्याओं के घनों का औसत लेना है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। हम ऊपर टोटल करेंगे तो 1 प्लस में 8 प्लस 27 और प्लस में कितना है आपके पास में 125 और बट्टे में कितना है 5 और सॉरी 4 की 64, यहाँ पर 64 और जुड़ेगा, ये रह गया था मेरे से। 1 की क्यूब 1 रहेगी, 2 की 3 होती है, 3 की 27, 4 की 64 और 5 की 125। इनका टोटल करते हैं, हमारे पास टोटल आया है 225 और बट्टे में सात राशियों की संख्या 5। जब हम भाग देंगे तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 45, जो कि ऑप्शन क्या है, सी में है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं ध्यान रखना 1 2 3 4 5 होती है। पूर्ण संख्याएं की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ध्यान रखना साथियों, एक ना भाज्य ना अभाज्य। अगला सवाल था, सिंपल सा सवाल पूछा गया। उसने कहा 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य इतने रुपए है, तो 1 पैकेट का मूल्य बताइए। खुद बताओ उसने क्या कहा है, 12 पैकेट का मूल्य दे दिया, कितना दिया, 362 रुपये और 76 पैसे। 1 पैकेट का मूल्य पूछा है,
एक पैकेट का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 गुणा में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, और भाग देने पर हमारा मान दिखता है हमें 30.25, 30 रुपये 23 पैसे, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यही आपके सवाल थे, अच्छे सवाल कर लिए। और थोड़ा जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, इन पुराने क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे से आसानी से हो जाने चाहिए। 0 लेवल से मैथ को स्टार्ट कीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, और उन सवालों को भी, अच्छे सवालों को हम कवर करेंगे जो एसएससी या रेलवे लेवल के या अच्छे हाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि अगर पेपर का लेवल रहे तो भी हमारा अच्छा स्कोर रहे, और अगर आसान रहते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज या नंबर कवर करा पाएँ एग्ज़ाम में। तो जो भी आपके सुझाव है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कहिए। तो अपना जो समर्पण परिवार है वो अभी 520-525 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, तो ये जल्द से जल्द हम 1000 का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। तो मन लगाकर तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।